नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। सबसे पहले तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को खबरें अभी तक परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह महसूस हो रहा था सरपंचों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जब वो चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर बैठे हुए थे धरना देकर कि शायद उनकी होली यहीं पर मनने वाली है। और सरपंचों ने भी यही कहा था कि वो अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और होली यहीं पर ही मनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश आए। कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस रास्ते को खाली कराया जाए क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है। सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर फिर कहा कि अब तो हम हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उठ रहे हैं। गिरफ्तारियां दी गई, हिरासत में लिया गया, लेकिन सरपंचों ने साथ ही एक ऐलान किया कि 11 तारीख को हम फिर से प्रदर्शन करेंगे अगर 9 तारीख को 9 मार्च को मुख्यमंत्री के साथ बातचीत में कोई हल नहीं निकला। सरपंच ये कह रहे हैं कि टेंडरिंग से उनको नुकसान है, पंचायतों को नुकसान है। सरकार कह रही है कि टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और गांव के विकास में तेजी आएगी, अच्छी तरह से गांव का विकास होगा। यह चर्चा का विषय है और आज इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बीच में होली का दिन है और उसके बाद 9 तारीख को 9 मार्च को सरकार के साथ सरपंचों की बैठक है और उस पर सभी की निगाहें हैं। उससे पहले कई चेतावनियां और कई बातें सरपंचों की तरफ से कही गई हैं। सरकार का पक्ष क्या रहेगा, विपक्ष क्या कहता है और सरपंच अब क्या कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। लाठी और गोली से सरकारें नहीं चला करती। सरपंचों की कोई गलत डिमांड नहीं है। अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। सवाल से ही बातों की शुरुआत होती है। क्या छोटी सरकार को मना पाएगी सरकार? क्या ई टेंडरिंग लागू करवा पाएगी सरकार? क्या सरकार और सरपंचों में बन पाएगी बातचीत, सहमति? और इस तरह के कई सवाल इस वक्त प्रदेश के बहुत सारे लोगों के जहन में हैं। 6000 से ज्यादा, 6600 ज्यादा पंचायतें हैं, 6600 से ज्यादा उन सरपंचों के जहन में हैं। बहुत से लोग इस प्रणाली के पक्ष में हैं तो बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन अब इंतजार है 9 तारीख का, 9 मार्च का, और उस दिन पता चल जाएगा कि आखिर इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह की भूमिका निभाई गई है। सरपंचों को मनाने की दिशा में क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं, क्या कुछ बदलाव होंगे, या जो बात सरकार ने कह दी कि इसको लागू होने दीजिए, जो वही बात कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, कि पहले इसकी प्रक्रिया को शुरू तो होने दीजिए, काम तो शुरू होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ कमी है या नहीं है। तो वहीं सरपंच कह रहे हैं कि नहीं, उससे पहले ही सब कुछ होना चाहिए। तो उस पर बात होगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में ई टेंडरिंग का मुद्दा इन दोनों पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सरपंचों का प्रदर्शन, ई टेंडरिंग का विरोध जगह जगह नजर आ रहा है। तो वहीं टेंडरिंग को लेकर बहुत से लोग समर्थन में भी हैं। हाल ही में चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर लगातार 4 दिन तक धरना देकर सरपंचों ने एक नया इतिहास बना दिया। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी संख्या में धरने पर बैठे सरपंचों को धरना स्थल से उठाकर वापस अपने अपने घर भेज दिया गया। लेकिन सरपंचों का कहना है कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सोमवार को फिर से सरपंचों ने कैथल में इकट्ठा होकर आगे की रणनीति पर चर्चा की, तो वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सरपंचों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 9 मार्च को सरकार के साथ होने वाली मीटिंग में उनकी मांगे नहीं मानी गई, कोई हल नहीं निकला, तो फिर 11 मार्च को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। हमने अपना जो आंदोलन चलाया हुआ है, हमने गांव देहात बचाओ आंदोलन, उसी विषय पर हम पूरी कमेटी हमारी इकट्ठा हुई थी। 9 तारीख का हमें डीआईजी साहब के माध्यम से जो निमंत्रण मिला है मुख्यमंत्री जी का, 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी आप लोगों से वार्ता करेंगे। अगर 9 तारीख को हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हमारा मसला सॉर्ट आउट नहीं होता टेबल पर बैठ के, तो हम 11 मार्च को करनाल के अंदर सीएम हाउस का घेराव करेंगे, लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने साथ लेकर। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर समेन ने कहा कि सरपंचों की 3 मुख्य मांगे हैं। पहली, मनरेगा के रेट बढ़ाए जाएं। दूसरी, मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी बंद की जाए। तीसरी, ई टेंडरिंग खत्म की जाए और ग्राम पंचायत का दायरा बढ़ाया जाए। रणवीर समेन ने कहा कि अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। पता सरकार के हर नुमाइंदों को पता है कि इस प्रणाली से भ्रष्टाचार फैलेगा, लेकिन अपनी जेब भरने के लिए कोई नहीं बोल रहा। पंचायत मंत्री जी
पंचायती राज के अंदर अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं और अपने ठेकेदार मित्रों को पूरे हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र सौंपना चाहते हैं। ऐसा ग्राम पंचायतें बिल्कुल भी नहीं होगी। के बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं होगी, उसके बाद क्या डिसीजन रहेगा? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसके बाद हम अपनी मीटिंग करके निर्णय लेंगे आगे हमें क्या करना है। जब तक ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं दिए जाते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम पीछे हटने वालों से नहीं है। वहीं सरपंचों को मनाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से भी कवायद जारी है। कई बार बातचीत हुई लेकिन बातचीत से कोई मसले का हल नहीं हो पाया। सोमवार को ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सरपंचों को लेकर पंचायत विभाग की एक अहम बैठक भी की। इस बैठक में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली समेत जिला परिषद के चेयरमैन भी शामिल हुए। कुछ चेयरमैन ने सीएम से कहा कि सरपंचों की पावर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है, लेकिन अभी इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। देखिए चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव सबके लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने 9 तारीख की मीटिंग बुलाई है। उस पर जो भी हमारी पंचायतें बैठेंगी और माननीय मुख्यमंत्री के साथ उसका जो फैसला होगा सरकार उस टाइम उनकी मांग सुनने के बाद उसको फैसला लेगी। अब देखना ये होगा कि होली के बाद 9 मार्च को सरपंचों के साथ मुख्यमंत्री की जो बातचीत होती है वो क्या रंग लाती है। ई टेंडरिंग पर दंगल का हल निकलता है या फिर प्रदर्शन जारी रहेंगे, बयानबाजी होती रहेगी। न्यूज डेस्क खबर अभी तक। अमूमन ये होता है कि जब सरकार की तरफ से कुछ नया काम शुरू किया जाता है, कुछ तब्दीलियां की जाती हैं तो विपक्ष की तरफ से उस पर सवाल उठाए जाते हैं। अक्सर ये होता है, कम ही ऐसे मामले रहे होंगे जब विपक्ष सरकार के किसी काम में जल्दी ही हामी भर देता है और इस मामले पर भी ऐसा ही हो रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर, ई टेंडरिंग को लेकर, सरपंचों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं और सरपंचों के प्रदर्शन के दौरान जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है तो ये भी कहा जा रहा है कि इसमें विपक्ष की भी भूमिका है, इस तरह के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में, हावी करने में, उकसाने में और लोगों को बहकाने में। वहीं सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले काम शुरू हो, ई टेंडरिंग में खराबी क्या है वो भी बताया जाए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, अभय चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं और मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। प्रजातंत्र में लाठी और गोली से सरकार नहीं चला करती है जिस प्रकार से चलाना चाहते हैं। प्रजातंत्र में वार्तालाप, बातचीत और उसका समाधान निकाला जाता है। आप क्या चाहते हैं कि ई टेंडरिंग बंद हो, खत्म हो? आप क्या चाहते हैं ई टेंडरिंग खत्म हो? ई टेंडरिंग का कोई मतलब नहीं, जो पहले सिस्टम था वैसे करने ही कंट्रोल होता है। मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी पंचायत करे, उसका एस्टिमेट बनता है, बाकायदा इंजीनियर होता है। ये ठेकेदारी सिस्टम तो नौकरी में तो इन्होंने कौशल रोजगार लाके शुरू कर दिया। अब यहाँ भी ठेकेदारी सिस्टम कर दिया, उनके उसमें छोड़ दी। सरपंचों पर क्या कहेंगे जो प्रदर्शन चला? जहाँ तक पंचायतों की बात है, सरपंचों की बात है, सरपंचों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत है। चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर लाठीचार्ज करने की बजाय उनके साथ बैठ करके बात करनी चाहिए। अब बातचीत का न्योता दे दिया 9 तारीख के लिए। ये बातचीत के लिए 9 तारीख का न्योता दी। मुख्यमंत्री को पूछने वाला हो कि तू 9 तारीख तक उन सरपंचों को वहां बैठा करके क्या ले लेगा, क्या हासिल कर लेगा, क्या मिल जाएगा तेरे को। अगर यानी फैसला लेना है तो फिर तू बात करनी है तो उनसे बुला करके आज ही बात कर। दिक्कत क्या है बात करने में? क्या क्या मिलेगा उसको 9 तारीख तक सरपंचों को वहां बैठा करके? मतलब ये कितना मतलब है। सरकार ये आप चाहती ये है। देखो कि सरकार का जो रवैया है, सरकार की जो सोच है, सरकार का जो तरीका है वो कितना गलत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज़ गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से हम बदलेंगे, लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। तो बात बहुत सारी है, सवाल बहुत सारे हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त हरियाणा की सियासी हवाओं में गूंज रहे हैं। सरपंच गांव के विकास को लेकर, पंचायतों की बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार भी कह रही है कि हम भी जो फैसले ले रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं वो भी गांव के विकास को लेकर हैं। गांव का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा विकास हो और इसीलिए पारदर्शिता के साथ काम हो, इसीलिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। ई टेंडरिंग पर सरपंच लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। इसके अलावा उनकी और भी कुछ मांगे हैं। कुछ मांगों को लेकर पहले भी बैठक में सहमति जैसी बातें बनी कि सहमति बन गई है, लेकिन कुछ ऐसे मसले थे जिनका हल निकलना
अभी फिलहाल बहुत हद तक मुमकिन नहीं लग रहा है। 9 तारीख की बैठक को लेकर सभी की निगाहें हैं, सरपंचों की निगाहें हैं, पूरे हरियाणा की निगाहें हैं कि 9 तारीख को जब सरपंचों की मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होगी तो क्या उस दौरान किसी बात पर सहमति बन पाएगी। क्या सरपंच इसी बात पर अड़े रहेंगे कि नहीं पूरी तरह से ई टेंडरिंग वाली जो प्रणाली है, जिस तरह का फैसला लिया गया है कि सिर्फ 2 लाख तक के काम करा सकते हैं, बाकी इससे ऊपर के फिर टेंडर के जरिए होंगे तो उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, या फिर कुछ और रास्ता निकाला जाएगा। बात यह भी है कि सरपंचों के दिलो दिमाग में डर क्या है, बात यह भी है कि सरकार की कोशिशें क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं विवेक चौधरी जी, जुड़ चुके हैं जेजेपी से, विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो से, और चंद्रमोहन पोटलिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़ेंगे बीजेपी से, और केवल ढींगरा जी जुड़ेंगे कांग्रेस से। स्वागत है आप सभी का, और होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रमोहन पोटलिया जी, सवाल की शुरुआत आपसे कि सरपंचों के दिलो दिमाग में किस तरह का डर है, किस तरह की टेंशन है, जो वे चाहते हैं कि टेंडरिंग की प्रणाली खत्म हो, जबकि इस प्रणाली के जरिए सरकार का कहना है कि पारदर्शिता आएगी और गांव का विकास होगा, तो फिर जिद पर अड़े हैं या फिर कुछ और भी टेंशन है? जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप सभी को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं। राम राम जी। जिस तरह से आपने सवाल किया भी किस तरह का आप लोगों के दिल में डर है, कैसी शंका है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, हम लोगों के मन के अंदर 1% भी शंका और 1% भी डर मौजूद नहीं है, क्योंकि यह डर सरकार के जहन में मौजूद है, सरकार के लोगों में मौजूद है। जो डबल इंजन की सरकार, भाजपा जजपा सरकार है, उन लोगों के मन में यह डर मौजूद हो चुका है, क्योंकि जो जिस सिलेबस की इन लोगों ने तैयारी कर रखी थी, सरपंच उनकी सिलेबस से बाहर आ गए। अच्छा। क्योंकि इन्होंने जातिवाद पे सिर्फ और सिर्फ तैयारी करके रखी थी। सरपंचों का मुद्दा एक अलग है, हर एक गांव से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग सरपंच, अलग अलग जाति के, अलग अलग मतलब क्राइटेरिया से वो लोग चुन के आए हैं। तो ये लोग जिस तरह से हठधर्मिता अपनाकर जिस तरह से लोगों पर थोपने का काम करते हैं, कोई भी चीज है, कोई भी निर्णय है, उनको लेकर सीधे तौर पर लोगों के ऊपर थोपने का काम किया जाता है। तो इसी तरह इन्होंने जैसे कृषि के ऊपर, जैसे केंद्र सरकार काले कानून लेके आई थी, पहले उसको सही बता रही थी, बाद में उसको भी हमारी तपस्या में कमी रह गई। उसी तरह से ग्राम पंचायतों तो आपको भी ऐसा लगता है कि किसी दिन यही कहा जाएगा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई और वापस हो जाएगा ये टेंडरिंग वाला? बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं कहा जाएगा तो हम लोग प्रत्येक सरपंच से नेम खिलवाने का काम, कसम खिलवाने का काम करेंगे। जो हमारे सरपंच साथी है, चाहे उनका प्रतिनिधित्व 1000 सदस्यों का है, 1000 ग्रामवासियों का है, चाहे 2000 ग्रामवासियों का है, चाहे 5000 ग्रामवासियों का है। आज 75 से 80% सरपंच हमारे साथ है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि 4000 सरपंचों के ऊपर FIR दर्ज करवा दी गई है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि वहाँ पे तो 2000 सरपंच थे। मतलब मेरे को इन लोगों की क्रोनोलॉजी, इन लोगों की रॉकेट साइंस समझ में नहीं आती भी ये कहाँ से अपने आंकड़े लेके आते हैं, कहाँ से अपने आंकड़े उठाते हैं, इनका विजन क्या है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सरपंच, जो छोटी सरकार है, जो गांव का सिरमौर होता है, वो गांव के लिए निरंतर गांव बचाओ, देहात बचाओ का नारा हमने, मतलब मेरी एक लाइन में आपसे एक लाइन में, क्या आप वाकई में गांव के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं और लड़ रहे हैं? बिल्कुल। अगर देखा जाए, मैं मेरा एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। अगर ई टेंडरिंग के अंदर में किसी कमरे का टेंडर 5 लाख रुपए का हो जाता है, अगर उसको टेंडर को ठेकेदार 4 लाख रुपए में ले आता है और सरपंच उसके ऊपर खड़ा होकर के 4 लाख रुपए लगवाने का काम करता है, तो वो सरपंच को जो बहुत से साथी है उनको बरगलाने का काम करेगा। आप मेरे 4 लाख रुपए ना लगो, आपको क्या चाहिए, मैं मेरा कमाऊंगा, आप ही अपना लो। परंतु सरपंच इस चीज को समझ चुके हैं। सरपंच ना तो किसी कमीशन खोरी में पड़ना चाह रहे, ठीक है सर, ना कोई और। ठीक है चंद्रमोहन जी, अब आपके पास में आता हूं। हमारे साथ विवेक चौधरी जी हैं जेजेपी के, और जो डबल इंजन की सरकार की आपने बात कही, तो एक इंजन उनका भी है। विवेक चौधरी जी, सरपंच ये कह रहे हैं कि उनके दिल में कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं,
और किसी दिन ऐसा ही होगा कि जैसे कृषि कानूनों को लेकर कहा गया था कि हम तो अच्छी कोशिश कर रहे थे लेकिन सरपंच नहीं कर पाए, और इस तरह का कुछ इशारा दिग्विजय चौटाला भी दे चुके हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सरपंच सही कह रहे हैं, सरपंचों को ई टेंडरिंग का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ई टेंडरिंग पर पहले से ही कोई फैसला हो जाना चाहिए? नासिर जी, देखने की बात यह है, ई टेंडरिंग के ऊपर बवाल नहीं है। बवाल जो असली है वो 2 लाख का जो कैप लगाया गया है उसके ऊपर। आज कहीं ना कहीं हमने, दिग्विजय जी ने भी बहुत स्पष्ट तरीके से बताने का काम किया, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी बताने का काम किया, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने भी बताने का काम किया कि सरपंचों की मांग अपनी जगह जायज है और जायज मांगों के साथ हम खड़े भी हैं। और मैं तो बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ एक ही बात कहूंगा, 9 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे वो बहुत ही अच्छे आएंगे और इस तरफ हमें सभी को चलना चाहिए। जहां तक ई टेंडरिंग की बात है, डिजिटलाइजेशन की बात है, मेन दिक्कत सरपंच साथियों को भी जो गैप लगाया गया है उसके ऊपर है। हाँ। आज के दिन बैठ के जब कोई बड़े बड़े मुद्दे जब सुलझ गए नासिर जी, ये तो बहुत, मैं कहूंगा कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है, बैठने के बाद सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा। आप देखिएगा 9 तारीख को सरपंच साथी भी यही होंगे, आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे, मतलब 9 तारीख को एक बार फिर से होली मनाई जाएगी सरपंचों की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से या दोनों की तरफ से मिलकर? बिल्कुल मनाई। हाँ। नहीं, बिल्कुल सरकार और सरपंच अलग नहीं है। हाँ। सरपंच खुद एक सरकार है, सरपंच खुद एक गांव का, मैं कहूँ अगर प्रधानमंत्री कहा जाए तो गलत नहीं है, सरपंच खुद एक सरकार है, गांव का मुखिया है और सरपंच सरकार से कोई अलग नहीं है। सरकार और सरपंच एक ही है, दोनों पैरेलल चलते हैं और दोनों ने मिलजुल के काम करना है। सिस्टम को बनाए रखने के लिए दोनों मिलकर। अच्छा, ऐसे मुद्दों पर बड़ा संभल कर बोलना होता है विवेक चौधरी जी, सरपंचों की बात है, गाँव की बात है। और जी मैं तो नहीं, इसमें कोई संभलने वाली तो बात ही नहीं है। जो बात है वो साफ स्पष्ट है और जायज है, जायज डिमांड मानी भी जानी चाहिए। जी जी, ठीक है विवेक चौधरी जी, मैं आता हूं आपके पास। केवल ढिंगरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रवीण अत्रे जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, होली की शुभकामनाएं। विजेंद्र रेड्डी जी, सरकार भी एक है, सरपंच भी एक है, फिर मामला बिगाड़ कौन रहा है? विपक्ष वाले बिगाड़ रहे हैं। कुरैशी जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे हरियाणा प्रदेश निवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी परमात्मा से प्रार्थना करती है कि यहाँ के लोग समृद्ध और खुशहाल रहे। कुरैशी जी, जहां तक के सरकार और सरपंच एक हैं, आपने पूछा है, अगर ये एक होते तो 2-2.5 महीने जो संघर्ष चल रहा है ये संघर्ष नहीं चलता। हाँ, ये जरूर है कि अब कुछ पक्ष आना शुरू हो गया है और कुछ ने कहना शुरू कर दिया है कि सरपंचों की मांग जायज है और इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। ये एक अच्छी बात है और ये भी बात सही है कि जो कैप लगाया गया है, कैप भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है और सरपंच भी यही डिमांड कर रहे हैं कि पहले एक सरपंच को 20 लाख तक की पावर होती थी अपने लेवल पर कार्य करवाने की, लेकिन उसको अब घटा करके 2 लाख कर दिया गया। इसका भी एक बहुत बड़ा विरोध है और इसके ऊपर अच्छे संकेत आए तो अच्छी बात है। अगली बात, ये बिल्कुल साफ है, पेपर में, मेन अखबारों में यह बात छपी थी कि 4000 सरपंचों के ऊपर केस दायर किया गया, सैकड़ों सरपंच घायल हुए और कुछ सरपंचों को पीजीआई में रेफर कर दिया गया हालात सीरियस होने के कारण। अब देखिए, यहां से गणित निकलता है कुरैशी जी, 4000 सरपंचों के ऊपर केस होने का ये आंकड़ा आया है, अखबार में छपा है और ये मान के चलो कि 1,500-2 हजार सरपंच ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर केस दर्ज नहीं किया जा सका होगा, पहचान नहीं की जा सकी होगी। तो ये मान के चलो कि उस दिन पंचकुला में 1 तारीख को जो ये लाठीचार्ज किया गया, उस दिन लगभग 5,500-6 हजार सरपंच वहां मौजूद थे। जब 6,500-5 हजार विरोध में वहां खड़े हैं तो सरकारें क्या होती है कुरैशी जी? मैं ये जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सरकार, जहां तक संविधान ने हमारे को सरकारें दी हैं, वो ये दिया है कि लोगों में से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार बनती है और जब सारे के सारे सरपंच किसी निर्णय के खिलाफ हैं
तो सरकार को क्या दिक्कत है उस निर्णय को बदलने के लिए, ये समझने वाली बात है। या तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं रही, संविधान नहीं रहा, ये ऑटोक्रेसी आ गई। अगर डेमोक्रेसी है तो लोगों के द्वारा जो सरकार बनाई गई है वो लोगों की आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा है, उनकी आवाज को सुनना चाहिए। दूसरी बात कुरैशी जी, सरकार कहती है, मैं उम्मीद करता हूं 9 तारीख को एक शुभ संदेश मिले हमारे प्रदेश को, लेकिन जो सरकार कहती है कि इसमें कमियां क्या है, जैसे आपने मुख्यमंत्री जी को सुनाया, ये भी मैं तो ये कहूंगा, देखो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं सरपंचों से समझने का प्रयास करूंगा इसमें कमियां क्या है। ये भी एक तरह से टोंट है। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि सरपंचों की क्या डिमांड है, उनको सब पता है, लेकिन ऐसा कह करके वो अच्छा नहीं कह रहे। मैं बता देता हूं क्या सरपंचों के मन में जो शक है, ये हमारे सरपंच भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि फैसले कर लेते हैं ड्राइंग रूम में बैठ करके और लागू कर देते हैं, और जो इफेक्टेड पार्ट है उससे बात ही नहीं करती, उससे संवाद ही नहीं किया जाता, उसको पूछा नहीं जाता। देखो इसमें सबसे बड़ी जो कमी है तो 2 लाख वाली जो कैप लगाई गई है ये बिल्कुल गलत है। बजट बढ़ा, महंगाई बढ़ी, हर चीज के दाम बढ़े, जो 20 लाख की पावर सरपंच को हुआ करती थी समय के हिसाब से उसको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसको 0 करने का काम कर दिया। इन कंपैरिजन टू 20 लाख जो है 2 लाख इज इक्वल टू 0, ये करने का काम किया, ये गलत किया। इसके बाद कहते हैं सरपंचों के मन में जो है, आज भी मैं दिन में एक वीडियो देख रहा था, इसकी मोखरा माजरा गांव के सरपंच जो है वो दिखा रहे थे, वहां एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बन रही है और वो वीडियो में मटेरियल उठा करके दिखा रहे थे कि देखिए ये टेंडरिंग से बिल्डिंग बनाई जा रही है, इसके अंदर जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो देखिए, वो रेत के साथ उसकी चिनाई की जा रही थी। तो ऐसे ही टेंडरिंग में ये पारदर्शिता की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं फरीदाबाद नगर निगम में घोटाला क्यों हुआ? 200 करोड़ का नगर टेंडरिंग के माध्यम से विजेंद्री, और सरपंचों के मन में डर है। ठीक है, अब आपके सवाल भी हैं, गुणवत्ता में कमी आएगी, गुणवत्ता 5 सेकंड और लेता हूं मैं, 5 सेकंड और कुरैशी, 5 सेकंड और। एक गुणवत्ता कम आएगी, गुणवत्ता कम होगी तो जिम्मेवार कौन होगा? और ये कहते हैं कि सरपंच को पावर है, वो पावर लिमिट केवल 7 डेज के लिए दी गई है, परमानेंट वो पावर नहीं दी गई है। ये सारी शंकाएं दूर करते हुए सरकार को इनका समाधान करना चाहिए। प्रवीण अत्रे जी, शंकाएं हैं बहुत सारी सरपंचों के दिल में, गुणवत्ता में कमी आएगी, काम ठीक नहीं हो पाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरपंच ये कह रहे हैं कि ये वाला टॉपिक भी सरकार के सामने आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है, जैसे किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, ऐसा ही अब सरपंचों को उम्मीद है कि ऐसा ही होने वाला है। शायद ये कहा जाए कि हम तो अच्छा करने जा रहे थे लेकिन कुछ कमी रह गई, या फिर जो कैप बढ़ाने की भी एक चर्चा हो रही है कि शायद बढ़ा दिया जाए, 5 लाख 10 लाख कर दिया जाए, ऐसा भी मुमकिन है। देखिए ऐसा है, जहां तक शंकाओं की बात है नासिर भाई, तो उसके लिए 9 तारीख की बैठक प्रस्तावित है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो बड़ा स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम एक योजना लेके आए जिसमें सरकार का उद्देश्य मात्र पारदर्शिता लाना जी, समयबद्ध तरीके से जनता का पैसा जनता के हक में अच्छी तरह से उपयोग हो, और अगर कुछ लोगों को ऐतराज है इस योजना पे तो वो अपना ऐतराज जब वो 9 तारीख की बैठक होगी उसमें अपना ऐतराज बताएंगे जी। उसमें उनको बताना है कि इसमें कमी क्या है। अगर इस योजना में कोई कमी है, जैसी कि आप भी बात कर रहे हैं, हमारे विपक्षी मित्र भी बात कर रहे हैं कि सरपंच साथियों को कुछ शंकाएं हैं, वो अपनी शंका वहां पे रखेंगे और सरकार का काम है उन शंकाओं का निवारण करना। अगर योजना में कोई खामी है और सरपंच साथी बताते हैं कि साहब इस योजना में ये खामी है, तो सरकार का काम है उस खामी को, उस कमी को दूर करना। और ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं। जब विषय किसी योजना के लागू करने का और जिसके पीछे एक बेहतर उद्देश्य हो, एक अच्छा उद्देश्य हो, तो मुझे लगता है कि हमें उस योजना को परखना चाहिए। लेकिन नासिर भाई, जहां तक विरोध की बात है, विरोध तो जब हरियाणा के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये सरकार लेके आई थी, जब सरकार ने ये निर्णय किया 2016 में कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं उसका जिन लोगों को लाभ मिलता है, जो पात्र व्यक्ति हैं, उनके खाते में सीधे पैसे जाएं। क्योंकि आपको याद है देश के पूर्व प्रधानमंत्री पहले ये कह चुके थे कि मैं भेजता 1 रुपया हूं लेकिन नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। तो ये देश की स्थिति थी जी। सरकार ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए डीबीटी लेके आई कि जनता के खाते में जो पात्र व्यक्ति है, योजनाओं का लाभार्थी है, उसके खाते में सीधा पैसा जाए। तो आपको याद होगा जब बुढ़ापा पेंशन सीधा बुजुर्गों के खाते में जाएगी, उस वक्त भी बड़ा विरोध हुआ था और यही हमारे विपक्षी मित्र थे विरोध करने वाले। लेकिन इसमें सरपंच एक बात ये कह रहे हैं कि जिनके लिए चीजें लाई जाती हैं, योजना लाई जा रही है, उनसे पूछा नहीं जा रहा, थोपी जा रही हैं चीजें। जो बातें अब हो रही हैं
कि क्या कमी है क्या नहीं है, तो ये चीजें पहले हो जाएं कि भाई हम इस तरह की एक योजना ला रहे हैं, इस तरह की प्रणाली ला रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, क्या मशवरा है? देखिए, मैं आपको वही बताने लगा था नासिर भाई कि जब डीबीटी आया, जिन बुजुर्गों की पेंशन खाते में सीधा जाएगी, कितना विरोध हुआ था। ये कहा गया था कि गांव में तो बैंक नहीं होता, बुजुर्गों का तो बैंक में खाता नहीं होता, बुजुर्ग बैंक में कैसे जाएंगे, ये सब बातें हुई थी ना हमारे सामने। लेकिन जब वो योजना लागू हुई, आज उसका लाभ हमारे प्रदेश के बुजुर्गों को मिल रहा है और बुजुर्ग उस लाभ का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन उस योजना से हुआ क्या, मतलब वो विरोध क्यों हो रहा था, समझना हमें ये पड़ेगा। हुआ ये कि जब जैसे ही वह योजना लागू हुई, उसको आधार से लिंक किया गया, तो 3.25 लाख ऐसी पेंशन का पता लगा कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम से पैसा जा रहा था। अब तकलीफ कहां थी नासिर भाई, आप समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं कि विरोध करने वाले विरोध क्यों अच्छा कर रहे हैं। प्रवीण जी, ऐसा लगता है कि ये जो काम होंगे पंचायतों में, जो काम होते हैं, तो उसमें सरपंचों की मिली भगत से भ्रष्टाचार होता है, तो इसलिए उस चीज को खत्म करने की दिशा में भी काम हो सकता है। ये भी एक संशय बना हुआ है क्या? सरपंच ये कहते हैं कि क्या सरकार हमें ऐसा समझती है कि हम भ्रष्टाचार करते हैं, गलत काम करते हैं? नहीं नासिर भाई, इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं होता कि सारे सरपंच भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ। सभी लोग खराब होते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी। अच्छा। लेकिन हमारे समाज में जहां अच्छे लोग हैं, तो वहां ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। इस बात से हम इनकार थोड़ी कर सकते हैं। अगर सरकार के पास लगभग 15,000 शिकायतें इस तरह की पेंडिंग हो, जिसमें लोगों ने शिकायतें कर रखी हो कि फला काम के अंदर ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो अच्छों के साथ कुछ ना कुछ ऐसे लोग मैं आता हूं आपके पास, नहीं कर सकते। एक प्रतिक्रिया, सबको गलत नहीं कह सकते। केवल ढींगरा बहुत अच्छे लोग हैं जो सेवा करने के लिए काम करते हैं और पूरी लगन से करते हैं। ठीक है सर, इस तरह से केवल ढींगरा जी, लाठी से सबको योजनाएं सरकार लाती है, कोई कोशिश करती है, कोई नई योजना लाती है, प्रणाली बनाती है, तो उसमें फायदा होता है लोगों का, लेकिन बाद में समझ में आता है। और प्रवीण जी यही कह रहे हैं कि इस ई प्रणाली की अगर बात हो रही है, ई टेंडरिंग की बात हो रही है, तो इसका बाद में फायदा नजर आएगा। अभी तो सब ऐसे ही विरोध कर रहे हैं। नहीं तो फिर अगर इनको फायदा दिख रहा है, हाँ। तो सरपंचों को क्यों नहीं समझ में आ रहा? और अगर इनको इतना ही फायदा दिख रहा है, मुझे तो कुछ और लग रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जिस तरह से इन्होंने अभी हाल ही में सरपंचों की हालत करी है, पहले तो पानी की बुछारें मारी, फिर लाठियां मारी, सिर फोड़े, फिर उनके बाद रात को अरेस्ट करके उनको थानों में ले जाया गया, उनको वहां से उठा दिया गया, सरपंचों के धरने को उठा दिया गया। जिस तरह से किसान आंदोलन का वो दृश्य मुझे याद आ रहा था, जिस तरह से किसान आंदोलन में लाठियां मारी थी इस सरकार ने, वही लाठियां सरपंचों के सिरों में मारी, महिला सरपंचों के सिर पे लाठियां मारी। ये क्या किया इन्होंने? ये क्या अच्छा काम किया इन्होंने? ये सवाल तो बता नहीं रहे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है ये बबली वर्सेस जेजेपी कर रही है बीजेपी। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मंत्री बनाए गए हैं बबली, उसको जेजेपी के साथ भिड़ा दिया इन्होंने। और असल में बीजेपी चाहती भी यही है कि जो गोदी में बैठे थे 10 एमएलए इनके साथ, इसमें से इनको खंड खंड कर दिया जाए, क्योंकि 4 साल बीत गए, अब इलेक्शन का दौर आ रहा है। अच्छा। तो इसमें आपस में भिड़वाने के लिए, सुनिए मैं बता रहा हूं ना, भिड़वाने के लिए अब ये शुरुआत की है। अब जिस तरह से जो बीजेपी और बबली, जिसको जो ठेकेदारी प्रथा का जो सारा लाभ है वो बबली को देना चाह रही है बीजेपी, और जेजेपी अंदर से जो जहां तक बबली के पक्ष में नजर नहीं आ रही। अच्छा। जहां से ऐसा लग रहा है कि बबली को जो है एक बार मंत्री बनाने में तो सहयोग कर दिया जेजेपी ने, आज वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उसको पगला कह दिया, कभी उसको पागल कह दिया, कभी उसको कुछ कह दिया, मुझे लग रहा है जेजेपी और बबली के अंदर भी आपस में विरोधाभास नजर आ रहा है। और ये बीजेपी सारी शरारतपूर्ण तरीके से जो खेल खेल रही है वही नजर आ रहा है। और आपको ये अभी आज ही मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि बबली जो है अब जेजेपी में ज्यादा देर नहीं रहेंगे। जितनी देर तक उनका मंत्रालय चलेगा उतनी देर तक रहेंगे, उसके बाद बबली जी इनको राम नाम सत्य कर देंगे इनका, और इनको छुट्टी करके जेजेपी को अपना पलड़ा जो है वो बीजेपी के पल्ले में रखेंगे। ये समझ में आ रहा है अभी की जो रिपोर्ट है। और जहां तक अभी अत्रेय जी ने अपनी बात करी कि पेंशन का मामला है, देखिए पेंशन जो है 5 लाख पीपीपी के मामले में इन्होंने काटी है अभी। देखो कितना बड़ा धोखा किया, लोगों के पेंशन काटने का धोखा करने के बाद ये उसको अच्छा बताने में लगे हुए हैं। आप देखो किसके साथ अच्छा किया, कोई ऐसी कोई कम्युनिटी है जिसके साथ अच्छा किया? केवल ढींगरा जी, आपने कई सारे दिलचस्प सवाल भी उठाए हैं
और बहुत सी बातें कही हैं। एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त लेना जरूरी हो रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आता हूं अत्रे साहब आपके पास, और फिर चंद्रमोहन जी आपके पास आता हूं। जल्दी लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लाठी और गोली से सरकारें नहीं चला करती। सरपंचों की कोई गलत डिमांड नहीं है। अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बात हो रही थी सरपंचों की टेंडरिंग की। ई टेंडरिंग का दंगल, क्या 9 तारीख को हल निकलेगा? क्या 9 तारीख को निकलेगा हल? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, पहले राज चलता था सरपंचों का, अब राज चलेगा पंचायतों का। प्रवीण अत्रे जी की आपने बातें सुनी। उन्होंने कहा कि सभी सरपंच एक जैसे नहीं होते, ज्यादातर अच्छे होते हैं तो थोड़े खराब भी होंगे, तो इसलिए उन खराब वालों को भी ठीक कर दिया जाए, तो इसलिए भी ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं और इस व्यवस्था से गांव का विकास होगा। बार बार सरकार यही कह रही है। हर चीज का पहले ही विरोध कर दिया जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी चंद्रमोहन, तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले सरपंचों का राज चलता था, अब ग्राम पंचायतों का राज चलेगा, तो प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, पूरी जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो मैं ये एक कॉमन सेंस की बात है, कोई बिना मैनेजर के कोई बैंक नहीं चला सकता, तो बिना सरपंच के ग्राम पंचायत कैसे चल सकती है? तो ये कॉमन सेंस की बात है। और दूसरा कि हमारे साथी प्रवीण अत्रे जी जो अभी इसके फायदे गिनवा रहे थे, तो मैं साथी से सवाल करना चाहता हूँ कि उनका गांव का नाम कौन सा है, वो कौन से गांव से आती है? पेवा का रहने वाला हूँ मैं। पेवा के रहने वाले हो, 25 साल से पंचकुला में रह रहे हो साहब। मत रहो, मैं दोनों जगह रहता हूँ भाई, मेरी जमीन पेवा। मैं बता दे रहा हूँ आप अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते ना, तो आपको गांव की पीड़ा और गांव के दर्द का पता होता, क्योंकि जिस धरती मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये गोवर्धन पर्वत है ग्रामीण प्रवेश का, वो चंद्रबान मोहन ने उठा रखा है भाई। ग्रामीण प्रवेश का मैं भी ग्रामीण प्रवेश में पला बड़ा हूँ, पैदा होते तो मैं पंचकुला नहीं आ गया था। आप तो प्रवीण अत्रे जी, पला बड़ा तो ग्रामीण प्रवेश में ही होगा। प्रवीण अत्रे जी, आप तो वो कर दियो जिससे पदामे का नाम सही नहीं लिया जाता, तो वो कच्चे के गुण गिनवाने शुरू कर देते हो। अरे भाई मुझे एक बात बता, ग्रामीण प्रवेश का जो गोवर्धन पर्वत है तूने उठा रखा है। चंद्रमोहन जी, डिबेट में पजामे और कच्ची की बात तो नहीं। मैं मुझे बताइए क्या, एक मिनट चंद्रमोहन जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या गांव के बारे में गांव के लोग सोचेंगे, शहर के लोग नहीं सोच सकते गांव के विकास के बारे में? पले बड़े हैं तुम, ये हमसे ज्यादा जानते हो ग्रामीण प्रवेश के बारे में। किसी के बारे में जानते हैं? अगर शहर के लोग सोचते, अगर शहर के लोग सोचते, स्कूलों की बजाय गाँव के स्कूल बंद किए जाते हैं, गाँव की पंचायतों को खत्म करने। लेकिन चंद्रमोहन जी, सरकार जो होती है, सरकार गांव और शहर सबकी होती है। सरकार ये कहती है कि भाई हमारा मकसद तो शहर गांव का संपूर्ण विकास करना है। संज्ञान निकाल दीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री वो बता दीजिएगा, बिना जी अपनी बात पूरी कीजिए चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। 4 साल पुरानी जो शिकायतें थी उन पे अब तुरंत एक्शन लिए जा रहे हैं। तो आप 3-4 साल पहले क्या कर रहे थे? 3-4 रहे थे आपकी कुछ और, क्योंकि पहले जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो PRI का पैसा जो रिलीज किया था, वो 2 सालों से ग्राम पंचायतों के खातों में नहीं आए हैं, क्योंकि उन पैसों से पुलिस की और दूसरी जो जन सेवाएं उनकी तनख्वाहें दे दी गई थी। अभी पैसा, पूरा पैसा जो इलेक्ट्रिसिटी सबचार्ज था, जो दूसरे सबचार्ज जो लगे हुए हैं, जो रजिस्ट्री सबचार्ज था, वो अभी तक 2 सालों का पैसा जो ग्राम पंचायतों के खातों में नहीं आए हैं। एज पर लॉ क्या होता है? एज पर लॉ होता है कि अगर कोई पैसा किसी चीज का है, वो रिलीज हुआ, सीधा का सीधा उनके फंड में, उनके खातों में जाने का काम करेगा। 2 साल के अंदर इतनी धंधाली ग्राम पंचायत के माध्यम से, ई टेंडरिंग के माध्यम से जो हुई है। ठीक है सर, मैं सवाल लेता हूँ चंद्रमोहन जी आपका। प्रवीण अत्रे जी, ई टेंडरिंग के माध्यम से धांधली हुई है, उसको छिपाने की व्यवस्था की कोशिश हो रही है, इस तरह के आरोप सरपंच लगा रहे हैं।
हाँ, आपने देखा होगा, देखिए नासिर भाई, आपने देखा जब हम चर्चा कर रहे थे ई टेंडरिंग पे, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सरपंच प्रतिनिधि जुड़ा है वो इस ई टेंडरिंग पे बात करेगा, वो इसकी कमियां बताएगा, वो इसमें क्या क्या कमी है इसके जिक्र करेगा, तो हम उसमें चर्चा करेंगे। सही है, 2-3 कमियां बताइए जल्दी से चंद्रमोहन जी, फिर मैं आपके सवाल सिर्फ एक लाइन में कमियां 3-4 2-3 जो भी आपको नजर आती है। नासिर भाई देखिए हम स्काइप से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई बीच में बोलता है सामने वाले की आवाज नहीं सुनाई देती। मेरा निवेदन, आपने मुझे समय दिया तो मैं बात कर लेता हूं, इसको एक बार चुप करा दो। देखिए जब हम उम्मीद करते हैं कि चर्चा होगी, एक मिनट इनकी 1-2 लाइन और सुन लीजिए, प्रवीण अत्रे जी, फिर मैं आप ही के पास आऊं, पूरा बंद करेंगे आपको, फिर आपको जल्दी जाना भी है। चंद्रमोहन जी जल्दी से। शहर के लोग बात करते हैं गाँव की, मैं कमियां बता दे रहा हूँ, क्योंकि अरे भाई पहले मेरी बात सुन लो यार, ऐसे तो बीच में आवाज कटेगी, फायदा नहीं है। आप मुझे समय मिला तो मेरी बात नहीं चंद्रमोहन जी बताइए ना, इससे क्या आपको, अभी गांव शहर की बात तो ठीक है, मेरी बात को काट रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। गांव का लगभग अधिकांश लोग जो है वो लगभग दिहाड़ी मजदूरी पे निर्भर रहते हैं। 50% से ऊपर के लोग, वो लोग ये इंतजार करते हैं कि गांव का सरपंच गांव में काम लेके आएगा तो हमें दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी। अगर कोई ठेकेदार काम लेके आएगा तो वो पूरी की पूरी यूनिट साथ रखता है, वो किसी भी राज्य की है, किसी भी स्टेट की है, उनको सीधा का सीधा लाके गांव में उतारने का काम करेगा, क्योंकि वो गांव की पृष्ठभूमि के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। जो गांव के अंदर स्मॉल स्केल के ऊपर बिजनेस करते हैं, चाहे वो बजरी क्रेशर का बिजनेस करता है, चाहे वो ईंट भट्टे का बिजनेस करता है, चाहे वो सरिया का बिजनेस करता है, वो लोग ये इस आस उम्मीद में रहते हैं कि गांव का सरपंच गांव में काम लेके आएगा तो हमसे और उसमें सरपंच को कमीशन मिलता है, ये बात भी आती है क्या? सरपंच को कमीशन भी मिलता है, इस तरह की बात सरकार की? हाँ, ठेकेदारों को मिलता है, ठेकेदारों को। हाँ, ठेकेदारों को कमीशन मिलता है। अब ठीक है चंद्रमोहन जी, क्योंकि वक्त की कमी है, अब आपके इन सवालों के चंद्रमोहन जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ प्रवीण जी, एक मैं आ रहा हूँ ढींगरा जी, चंद्रमोहन जी, प्रवीण अत्रे जी के अब जवाब, आपके इन सवालों का जवाब जी। प्रवीण अत्रे जी देखिए ऐसा है जी, देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है नासिर भाई कि अगर आपको याद होगा जब इन्होंने विरोध करना शुरू किया था तो पहले इन्होंने एक बहाना बनाया। बहाना ये था कि जी ये तो गांव देहात को खत्म करने की साजिश है। जब ये इनका भावनात्मक फार्मूला कामयाब नहीं हुआ, चलिए अब चंद्रमोहन जी ने जो बात कही, वो कहते हैं कि ग्रामीण प्रदेश में 50% लोग ऐसे होते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके काम चलाते हैं, और सरपंच जब खुद काम करवाता है तो उनको वो दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। यही लबोलबाब था इनका। देखिए अगर ई टेंडरिंग से किसी गांव की, मान लीजिए कोई सड़क, कोई गली, कोई काम हो रहा है, और जो ठेकेदार वो काम लेगा, पहले तो ये स्पष्ट समझना चाहिए कि 25 लाख तक के जो टेंडर है उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई शर्तें नहीं है कि उसकी इतनी टर्नओवर होनी चाहिए, इतनी पुरानी कंपनी होनी चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं। कोई नया आदमी भी उसमें पार्टिसिपेट, गांव का आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब जो गांव में छोटा व्यापारी धंधा जो इसे कह रहे थे ये करने वाला उसमें पार्टिसिपेट कर। दूसरा, अगर कोई किसी ठेकेदार को सड़क बनाने का या नाली बनाने का या गली बनाने का ठेका मिल जाता है, तो जो ये कह रहे थे दिहाड़ी मजदूरी करता है ग्रामीण प्रदेश का व्यक्ति, तो क्या वो लंदन से लेके आएगा लेबर? वो गांव के लोगों को काम नहीं, ऐसा भी होता है ना, बाहर से ले आते हैं भी ठेके। दूसरी चीज उसकी टीम होती है, वो अपनी टीम को लेकर आए। एक मिनट चंद्रमोहन जी, आपका सवाल मैंने पूछ लिया। चंद्रमोहन जी अब इनको चुप कराइए, भाषण देने लग जाते हैं, मैं आ रहा हूँ। आप सबसे लोग सवाल, ये गलत है ना, ये प्रवीण अत्रे जी सारी डिबेट वही खा रहे हैं। मैं उनको जल्दी जाना तो लोग सारे बैठे हैं, ये तो इन्होंने तो भाषण। एक मिनट सर, एक एक करके सर, एक एक करके इनका भाषण ना लीजिए आप सबसे डिबेट का मुद्दा लीजिए। शुरू किया था कि जातिवाद की तैयारी कर रखी थी सरकार। नासिर जी ये गलत है, ये बीजेपी का खेल है, ये अपनी बात कह के भागते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, वो आज कह रहे हैं कि होलिका का प्रोग्राम है तो इसलिए उनको जाना है। अब आपको ये चर्चा है। प्रवीण जी, मैं आपके पास एक बार और आऊंगा केवल ढींगरा जी के सवाल के, वरना वो कहेंगे कि आप चले गए डिबेट छोड़कर। अरे नहीं वो हाँ, यस पूछिए जल्दी ढींगरा जी, जल्दी पूछिए, कहिए। देखिए बात ये है कि अभी मुख्यमंत्री ने ये बात कही आपके चैनल पे, उन्होंने ये कहा कि ये अब सरपंचों का राज नहीं चलेगा, पंचायतों का चलेगा। तो ये कहां से पंचायतों का चलेगा? ना सरपंचों का चलेगा ना पंचायतों का चलेगा, ये चलेगा ठेकेदारों का राज। तो ये करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री को, ये भाषण देना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए कि अब ये ना पंचायतों का राज चलेगा ना सरपंचों का चलेगा, अब चलेगा ठेकेदारों का राज। ढींगरा जी इस सवाल पर उनका जवाब ले लेते हैं। और दूसरी बात सुनिए, ये जो गाँव के साथ सरकार को कोई लेना देना ही नहीं है, ये भाषण को गाँव के लोगों के साथ
साथ कुछ लेना देना नहीं इनको, ये सरपंचों के और गांव के साथ सीधा धोखा है तो ये सरकार कर रही है। ढींगरा जी अब ढींगरा जी जवाब, ढींगरा जी एक एक करके जल्दी जल्दी कह रहा हूँ। अत्रे जी आपके ढींगरा जी अब सवाल का जवाब ले लीजिए जी जल्दी से अत्रे साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये राज जो है ठेकेदारों का चलेगा। ठीक है, हाँ ढींगरा जी में सवाल आपका हो गया कि प्रवीण अत्रे जी न सरपंचों का न पंचायतों का, सरपंचों के मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक, विपक्ष के मुताबिक ठेकेदारों का राज चलेगा और आप ठेकेदारों का राज लाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल। देखिए वो कांग्रेस का दोष नहीं है, देखिए कांग्रेस तो ऐसा सोचेगी क्योंकि 10 साल प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे सरकार चलाई है, 10 साल तो यही काम किया है, इसलिए जैसा बोलने दीजिए ढींगरा जी, एक बार पूरा बोलने को दीजिए। कांग्रेस ने जो किया इसीलिए तो ये व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रदेश के बना रखे थे। उदाहरण के तौर पर देखिए कांग्रेस के समय में जब लगती थी 151 एक्सीएस अफसरों की जब नियुक्ति का मामला 2013 में आया था, नासिर भाई आपको याद होगा 60 कैंडिडेट ऐसे थे जो कांग्रेस के नेताओं मंत्री। लेकिन एक मिनट सर इसी बीच एक मेरा सवाल है, स्थिति बना रखी थी प्रवीण अत्रे जी, इसी बीच मेरा एक सवाल है। डबल इंजन की सरकार में जो एक और इंजन है सहयोगी है जेजेपी हरियाणा में जी, दिग्विजय चौटाला जी का एक बयान आया कि होने के लिए कुछ भी होता है, जैसे कृषि कानून वापस हो गए तो ये भी हो सकता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस तरह की उनकी चर्चा चल रही थी इस पर। देखिए ऐसा है, दिग्विजय चौटाला एक राजनीतिक दल के नेता हैं जो कि जेजेपी के नाम से एक पार्टी के नेता हैं, उनकी एक अपनी अलग सोच है, वो अपनी सोच के हिसाब से कोई भी बयान दे, कोई भी बात कह सकते हैं, उनका अपनी विचारधारा, लेकिन उन्होंने एक बात और साथ में कही तो इसका मतलब जो योजना है अच्छी है, सरकार का उद्देश्य अच्छा है, मैंने सुना था वो बयान। तो अगर उनको ये देखो उनको ये पता है, और दुष्यंत जी बार बार ये बात कह रहे हैं जो उसी पार्टी के नेता है कि सरपंचों को इस योजना को आजमाना चाहिए, अगर कोई इनको खामी लगेगी तो उसको ठीक कर लिया जाएगा, आजमाओ तो एक बार देखो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक मिनट ये तो दुष्यंत जी कह रहे हैं। और तीसरी बात जो मुख्यमंत्री जी के बयान को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि पंचायत का मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी साझी जिम्मेदारी। जब पंचायत के राज का मतलब है कि जो पंचायत है उनकी साझी जिम्मेदारी रहेगी, इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी, इंडिविजुअलिटी नहीं होगी, एक मंत्री को पगला बोल रहे हैं अजय चौटाला इस बात को। और नासिर भाई मुझे कांग्रेसियों की समस्या तो समझ में आती है, जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ रही है, जैसे जैसे पारदर्शिता बढ़ रही है, की जन्नी कांग्रेस है। विवेक चौधरी जी और प्रवीण रेड्डी लग रहा है कि साहब ये कांग्रेस के रास्ते जब बंद हो रहे हैं उनका जवाब जेजेपी से लेते हैं, ढींगरा जी उसका जवाब जेजेपी से लेते हैं। बस मैं आपसे आखिर में, ठीक है बस ठीक है सर, क्योंकि प्रवीण अत्रे जी को पूजा करनी है तो उनको भी निकलना है, उनका पहले उन्होंने कह दिया था कि उनको पूजा करने के लिए जाना है होलिका पर, तो अब वो हमारे साथ इस वक्त जा रहे हैं, शुक्रिया। लेकिन सरकार का ये कहना है कि 9 तारीख को जो बातचीत होगी उससे हल निकलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन हमारे साथ विवेक चौधरी जुड़े हुए हैं सरकार की तरफ से। विवेक चौधरी जी, ये बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पर बात ये भी कही जा रही है कि बात सरपंचों की नहीं है, ये राजनीतिक कुछ मामला उलझा हुआ है बीजेपी और जेजेपी में, क्या कहेंगे इस पर? नासिर और आपकी पार्टी में ही बड़ा कंफ्यूजन है, मंत्री कुछ कहते हैं, दुष्यंत चौटाला जी कुछ कहते हैं, दिग्विजय चौटाला जी कुछ कहते हैं, अजय चौटाला जी कुछ कहते हैं। हाँ नहीं मैंने, हाँ नासिर भाई सुनने का तो काम कीजिए जनाब। मैंने पहले ही एक बात कही कि मैंने सबकी बात बहुत धैर्य से सुनी, मैं सभी से उम्मीद भी यही करूंगा कि शांति से सुनने का काम करें। आपने बात कही, मैं ढींगरा जी को भी सुन रहा था और मैं रेड्डी साहब को भी सुन रहा था, सभी को सुनने का काम किया। बारी बारी बात घुमाई जा रही है, ढींगरा जी रिपोर्ट है, फलाना है, धमकाना है, सनसनीखेज खुलासा करने की तरफ चलते हैं। बबली जी यहाँ चले जाएंगे, बबली जी वहां चले जाएंगे। जनाब अगर आपके पास इतनी जेजेपी की रिपोर्ट है तो आप जेजेपी में आ जाइए, आप अपने एमएलए की तो रिपोर्ट रख लो, कौन से एमएलए कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाने वाले हैं। आप पे अपनी पार्टी की तो रिपोर्ट रखी नहीं जाती, आपको चिंता हमेशा जेजेपी की रहती है। नासिर जी, मैं सुन रहा था इनेलो के प्रवक्ता साथी कह रहे थे ई टेंडरिंग होगी, गुणवत्ता में कमी आएगी। जनाब इनको बताने का काम कीजिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं
अलग अलग डिपार्टमेंट उनको बनाने का काम कर रही है, सभी टेंडरिंग से बन रही है। मतलब फिर आप विवेक चौधरी जी आप दिग्विजय जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते? उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रखता हूँ। अच्छा, मैं पहले अपने बयान में एक चीज कह चुका हूँ कि सरपंचों को दिक्कत, जिस बात को मानने का भी काम किया मेरे विपक्षी साथियों ने कि सरपंचों को दिक्कत ई टेंडरिंग से नहीं है, ई टेंडरिंग कोई आज लागू नहीं हुई, सरपंचों को दिक्कत है। आप अजय चौटाला की तरफ कैब हो का समाधान या बबली की तरफ हो, जो जायज मांगे हैं। एक तरफ बबली है, एक तरफ अजय चौटाला, आप किस तरफ हो ये तो बता दो कम से कम। अरे ढींगरा जी सुनने का काम कीजिए। इस तरफ हो, बताओ। हम अपनी पार्टी के साथ हैं, बबली जी हमारी पार्टी के सदस्य हैं, हमारी पार्टी के तो विधायक हैं, हमारी पार्टी से ही मंत्री हैं। बताओ ना क्या अजय चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको इतना इंटरेस्ट सवाल का जवाब दीजिए ना, ये बात क्या है? दोनों क्या अलग अलग बोल क्यों बोल रहे हैं ना? ढींगरा जी अपनी पार्टी की तरफ दोनों के अलग अलग बोल क्यों हैं ये तो बता दो कम से कम। हमें दर्शकों को ये तो बता दे कि ये दोनों के बोल अलग अलग क्यों हैं? पहले आप यमुना पार पहुंचा रहे थे, अब बताओ ना क्या है? अलग बोल है। अब बीजेपी को यमुना पार पहुंचाओगे, नहीं पहुंचाओगे, क्या करोगे? नहीं, किसका अलग बोल है? आज इस मुद्दे के ऊपर डिबेट है क्या? चौटाला क्या बोल रहे हैं और बबली क्या बोल रहे हैं? आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आखिरी विवेक चौधरी जी नासिर भाई जी, हमेशा इनका काम एक ही है। आखिरी विवेक चौधरी जी, वक्त की कमी है, मैं रेड्डी जी के पास भी जाऊंगा क्योंकि उनके पास भी अभी विवेक चौधरी जी आखिरी प्रतिक्रिया थोड़ी सी इस बात पर कि क्या इस टेंडरिंग के वापस होने की कोई गुंजाइश है या इसमें जो कैप लगाई गई है 2 लाख की वो बढ़ाने की कोई गुंजाइश है? 9 तारीख की जो बातचीत है वो कितना रंग लाएगी, क्या उम्मीद है? नासिर जी, मैं तो एक कहूंगा, रंगों का त्योहार होली है और ये सभी की जिंदगी में रंग भरने का काम करेगा। 9 तारीख को बहुत ही सकारात्मक बैठक होगी और उसके नतीजे भी सकारात्मक निकलने का काम होगा और उसके बाद की बात सोच लीजिए। ढींगरा साहब नई रिपोर्ट तैयार कर लो, क्या है वापस ले लोगे क्या? बता दो ना। ऐसी कच्ची बातें बैठ के डिबेट पे ना किया करो। फलाना हो गया जी, धमकाना अपनी पार्टी का क्या? ठीक है, तो मैं आता हूँ ढींगरा जी आपके पास। प्रदीप रेड्डी जी, बहुत सारी बातें आपने कही क्योंकि एक मिनट उनका मैं सॉरी माफ कीजिएगा, विजेंद्र रेड्डी जी, प्रदीप हमारे रिपोर्टर हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, आपको उम्मीद है, कितनी उम्मीद है? क्योंकि पहले भी 1-2 बार बातचीत हुई है, उससे कोई हल नहीं निकला। 9 तारीख की इस बातचीत से मुख्यमंत्री के साथ जो होनी है सरपंचों की, कितनी उम्मीद है और आप क्या चाहते हैं? विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है या वाकई वो भी हल चाहता है? देखिए, हम बिल्कुल दिल की गहराइयों से हल चाहते हैं कि इस मामले का हल होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से पंचकुला में सरपंचों के ऊपर लाठियों की बारिश की गई, उसके बाद सरपंचों ने जहां पुलिस ने रोका वहीं पर अपना प्रमाणित धरना लगाने का काम किया, वहां बैठ गए और बैठने के बाद हाई कोर्ट के नोटिस के माध्यम से उन्होंने कहा कि रास्ता खाली करना पड़ेगा और सरपंचों ने वो रास्ता खाली कर दिया। एक साइड का लोगों का आना जाना सुगम हो गया था। इसके बावजूद भी जिस अन्यायपूर्ण तरीके से सरपंचों को वहां से उखाड़ने का काम किया, ये एक लोकतंत्र की हत्या है। यदि ये सरकार ऐसे ही कोर्टों के कानूनों के ऊपर एक्शन लेती है तो आज तक SYL के ऊपर फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में, उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ और एक जो अपनी मांग लेकर के लोग बैठे थे उनके ऊपर इतना तत्परता से एक्शन करके ये अन्यायकारी जो कार्य किया, इससे मुझे लगता है कि जो 9 तारीख की बैठक होगी उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी कई बयान पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने पहले ही बयान दे दिया कि अब राज जो है सरपंचों का नहीं पंचायतों का होगा। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री महोदय जी, आप जो सोच रहे हैं आप ठीक सोच रहे होंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या होगा वो मैं बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अब पहले तो राज सरपंचों का होता था, पंचायतों का आप कह रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं अब राज जो है ना ठेकेदारों का होगा और कोई भी संस्था मुखिया के बगैर नहीं चला करती। माननीय महोदय जी, मुखिया तो हर जगह होता है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री है तो गांव का मुखिया सरपंच होता है, उसी के माध्यम से काम होने चाहिए। लेकिन आप जो है उसकी जगह पर ठेकेदार को मुखिया बनाने जा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात इन्होंने कही कि कुछ सरपंच गलत है और कुछ सरपंच सही भी है, तो भ्रम क्यों फैला रहे हो? मेरे को टाइम पहले बहुत दिया आपने।
आपको मेरी ये बात बात पूरी होने दो शोभा अभी। नहीं देती, भ्रम फैलाना। अभी मुखिया हमेशा सरपंच है और अभी सरपंच ही अभी रहेगा। अरे बीच में ये भ्रम बीच में न मत बनाइए। बोलने दिया करो। देखो अगर आप आज गलत बात आज करेंगे, सारी जल्दी डिबेट जल्दी आपने से खराब आप को होगी, ठेकेदार मुखिया कोई होते बात हैं। समझ में नहीं आ रही है। ठेकेदार बीच में जो कैसे बोलते हैं ना, मतलब वो जो आपको बीच में कितनी पर्सन उम्मीद है लेते हैं, सर? ये जानबूझ विजेंद्र करके रेड्डी जाते हैं जी, कि लोगों के सामने विजेंद्र बात रेड्डी जी, ना कितनी जाए, उम्मीद है? इसलिए सरकार के लोग सरकार का सकारात्मक रुख नजर आ रहा है, बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत हो रही है तो एक देखिए, अच्छी जो बात है, बातचीत चल मुख्यमंत्री निकल जी के जाए। एक दो लाइन में सर जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए रेड्डू जी। देखो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको समाधान करे, इस मामले को निपटाए। लेकिन जिस प्रकार से भाषण दिए जा रहे हैं और मीटिंग से पहले जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं, 1 तारीख से सरपंच वहां बैठे, 9 तारीख का इतना लंबा टाइम दिया जाता है, क्यों नहीं अगले ही दिन ठीक है बुला सर, करके ठीक है बैठक सर, करने ठीक का है। काम केवल किया? डिंगरा जी, सरकार आखिरी रिबन प्रतिक्रिया काटती कितनी हुई उम्मीद घूम है रही इस और बैठक हरियाणा से के जो होने सरपंच वाली है धरने 9 पर बैठे तारीख हुए को? हैं, तो हम देखिए, उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कुछ निकलेगा। करेंगे। कुछ पॉजिटिव होता हाँ। तो आज प्रवीण अत्रे और विवेक चौधरी अपना कुछ पॉजिटिव लेके आते। अभी तो कुछ नजर नहीं आया। विवेक चौधरी तो कह रहे हैं नहीं। कि विवेक चौधरी तो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी होली होगी और दोबारा रंग नहीं, बिखरेंगे। अच्छी होली तो यहाँ पे अनाउंस कर देना कि ई टेंडरिंग खत्म पॉजिटिव कर दे, ई टेंडरिंग खत्म आज ही अनाउंस करें, अच्छी होली हो जाएगी सरपंचों की। ये इनके पास अगर वर्ड होता तो बोलते असल में जेजेपी तो उलझ गई है, जेजेपी फंसी हुई है, जेजेपी को तो कुछ पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कितना बबली और सकारात्मक बीजेपी लगता है अलग हो कि रखे हैं अब दोनों। हल निकलने वाला है कुछ? ठीक है, मैं आता हूँ। उत्तर और बीजेपी बबली जो है वो मुख्य हो रखे हैं, चंद्रमोहन जी, जेजेपी को साइड लाइन कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी की आखिरी प्रतिक्रिया सरपंच एसोसिएशन से। चंद्रमोहन जी, आप किससे अनुरोध कर रहे हैं? चंद्रमोहन जी, आप अपनी बात कहिए कि आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे बातचीत के लिए और क्या कुछ रहेगा, क्या उम्मीद है, बहुत संक्षेप में? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, धिंगड़ा जी बार बार कह रहे हैं यहाँ पे अनाउंस कर दीजिएगा। यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री थोड़ी ना बैठा है, यहाँ पे अनाउंस करते ही ई टेंडरिंग खत्म हो जाएगी। हम वो लोग हैं। मैं दो पंक्तियों के माध्यम से मेरी बात समाप्त करूंगा। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। बस इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। हम बिल्कुल मजबूर कर सरकार को अपनी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ पर अपनी बात रख दी। विवेक चौधरी जी, 1-2 लाइन में आपकी बात। बहुत उम्मीदें हैं, वक्त की कमी है बस। नासिर जी, सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे और सकारात्मक नतीजे आएंगे। ठीक है सर। सरपंच हमारे साथी हैं, हम सरपंच के साथ हैं, सरपंचों के साथ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ढींगरा जी सोच रहे हैं, ठीक है सर, क्योंकि अब ज्यादा बात आगे बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, विवेक चौधरी जी, विजेंद्र रेड्डू जी, चंद्रमोहन पोटलिया जी, बहुत शुक्रिया। और आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि सकारात्मक तरीके से बातचीत आगे बढ़ेगी और जो मुद्दा गरमाया हुआ है इसका जल्द से जल्द कुछ न कुछ अच्छा हल निकलेगा, ताकि सभी के लिए बेहतरी हो और गांव का विकास ज्यादा से ज्यादा हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।